तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ। दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े कमजोरी के हैं, लेकिन भारतीय बाजार एक्सपायरी के हफ्ते में क्या कुछ सपोर्ट ले पाएंगे? खरीदारी निचले स्तरों से आएगी। प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी है जबरदस्त। सेकेंडरी मार्केट के साथ तो भरपूर एक्शन के दिन आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिल्वी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है, एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है आज। अनिल जी, काफी सारी बातें हैं जहां पर आज के लिए हमें नजर रखनी पड़ेगी, तो शुरुआत उसी से करते हैं। सर बताइए, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को फिर से उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। 450 अंक डाउ ऊपरी स्तरों से नीचे फिसला और निचले स्तरों से रिकवर होकर 250 अंकों के नुकसान के साथ हुआ बंद। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत अब शुरू होने जा रही है, उस पर नजर रहेगी। रूट मोबाइल एक बार फिर से धमाका करने की तैयारी में है। एक और दमदार लिस्टिंग आपके लिए तैयार है, यहाँ पर उस पर नजर रखिएगा। और हैप्पीएस्ट माइंड के बाद ये एक और आईपीओ जो निवेशकों को खुश करने वाला है। आज से कैम्स और कैमकॉन के आईपीओ खुले, इन पर नजर आएगी। और कल खुलेगा एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ भी। तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी भरपूर है। पूरा कवरेज आपको मिलेगा यहीं पर जी बिजनेस पर। बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि आपने बताया, काफ़ी अहम दिन है और इन सभी फैक्टर्स के बारे में अनिल जी से हम विस्तार में चर्चा करेंगे। सर, आज के फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सर, उससे पहले ज़रा एक बार बताइए कि फ्राइडे का एक्शन आप कैसे देख रहे हैं? स्पेशली जो आखिरी 1-1.5 घंटे में हमने एक शार्प फॉल देखा था बैंक निफ्टी में, हल्की सी फिर रिकवरी होकर भी बंद हुए, पर वो जो आखिरी 1-1.5 घंटे का एक्शन था, उससे क्या संकेत लेना चाहिए मार्केट्स की नर्वसनेस की? दीप, लोग पूरे वीकेंड पर पूछ रहे हैं, अभी तक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या, और किसी को पता नहीं कि हुआ क्या। और सबको पता है सारे अंदाजे गलत हैं। अब चाहे आप ये कहते हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ गोलाबारी और सीज फायर उल्लंघन की खबरें जो आई थी उस वजह से गिरा हो, लेकिन वो खबरें आई और 10 मिनट के बाद और पूरे वीकेंड पर उस खबर का किसी कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि फुटसी की रीबैलेंसिंग, मतलब फुटसी की रीबैलेंसिंग में सबको बाद में समझ में आ गया कि रीबैलेंसिंग ऐसा तो है नहीं कि जो अचानक से 2:25 पर 2:30 पर लोगों को पता चला हो कि अभी इसी वक्त इसी मिनट में रीबैलेंसिंग होनी, इन्हीं 5 मिनट में होनी है, तो वो भी गलत है। तीसरी बात यह कि लोगों को लगता है कि कोई शायद ट्रेड फैट फिंगर वाला जो बोलते हैं ना कि गलत ट्रेड पड़ गया हो, कि किसी को लेना हो उसकी जगह बेच दिया हो। पता नहीं, जो भी हुआ हो किसी को पता नहीं, एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो मुझे एक चीज़ पता है जो मैं आपको बता दूं, जो मुझे भी न्यूज़ के हिसाब से नहीं, मुझे डेटा के हिसाब से पता है। और आज के सेशन के लिए सबसे बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर वही है। दीप, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं कि जो शुक्रवार को आखिरी 1 घंटे में हुआ वही आज के लिए सबसे बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर बाजार को रिकवर होना है गैप से खुलने के बाद और ऊपर जाना है, तो उसका रीज़न बता दूं। और वो रीज़न ये है कि एफआईज की तरफ से इंडेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशन 47% से बढ़कर 55%, यानी कि एक ही दिन में शुक्रवार के सेशन में 8% एफआईज ने अपने नेट लॉन्ग बढ़ाए। और नेट लॉन्ग किस तरह से बढ़ाए जाते हैं? या तो आप तेजी की पोजीशन बनाएं या अपनी मंदी की पोजीशन काटें। तो शुक्रवार के सेशन में एफआईज ने दबाकर मंदी की पोजीशन काटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेजी की पोजीशन बनाई है, नहीं, उन्होंने फ्यूचर्स खरीदे नहीं है, लेकिन इंडेक्स में उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन काटी है। तो मंदी की पोजीशन काटना भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है। और स्पेशली जब आप एक्सपायरी के हफ्ते में हो, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, तो मेरे लिए डेटा ज़्यादा काम के हैं बजाय खबरों के। क्योंकि खबरों में क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे और कितना हुआ, इसका अगर किसी के पास जवाब नहीं है, ना हो, हमारे पास डेटा है। और डेटा साफ ये बता रहे हैं कि जो कुछ शुक्रवार को हुआ वो एफआईज को पसंद आया और उन्होंने लपक कर अपने शॉर्ट्स काटे हैं। तो इसलिए मैं आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कर रहा हूं कि भूल जाइए शुक्रवार को क्या हुआ 1 घंटे में, आखिरी 1 घंटे में और 5-7 मिनटों में जो 100-125 पॉइंट निफ्टी फिसला और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला, जो होना था हो गया। लेकिन अगर एफआईज को लगता है कि इस तरह की तेज गिरावट में मौका खरीदारी का है, तो फिर कहने ही क्या। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आपके लिए आज यही है कि एफआईज ने खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की। मैं खरीदारी नहीं कहूँगा, शॉर्ट कवरिंग की है इंडेक्स में, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर जान भी लेंगे, अगर कोई पेशेंट मर जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम कर भी लेंगे, तो आपको खाली ये पता रहेगा कि हाँ भाई ये मरा किस लिए, आप उसे जिंदा तो नहीं कर सकते। तो अब शुक्रवार को जो कुछ हुआ, अगर जान भी लेंगे तो खाली पता रहेगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन उसके बेसिस पर हमें आगे क्या करना है वो हमें समझ में आना चाहिए। और आगे करने के लिए ये सबसे बढ़िया ट्रिगर जो आता दिख रहा है वो ये कि एफआईज ने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इस पैनिक का फायदा उठाकर की है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जी दीप।
चलिए सर, तो आपने आज की शुरुआत तो एक मूड अपलिफ्टर करके एक सेंटिमेंट सुधार के इंडिकेटर से दी है। दूसरी बड़ी बात सर जो आज के लिए रहेगी कि फाइनली जो कोर कमांडर स्तर पर बातचीत होने वाली है, अनुमान था पिछले हफ्ते बट अब फाइनली आज 9 बजे हो रही है, ये कितनी अहम रहेगी और इसमें कुछ और भी नए डेवलपमेंट्स हैं जो पहली बार हो रहे हैं, इससे बाजार का क्या टेक अवे रहेगा? देखिए, कमांडर स्तर की जो कोर कमांडर स्तर की बैठक हो रही है 9 बजे, इस बैठक में पहली बार राजनयिक भी शामिल हो रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर सेना वाले अलग मीटिंग करते हैं और पॉलिटिकल लेवल पर अलग मीटिंग चलती है। लेकिन इसका मतलब इसे पॉजिटिव देखना चाहें तो दीप क्या होगा? पॉजिटिव ये है कि देखिए दोनों मिलकर साथ में बातचीत सुलझाने के पक्ष में अलग अलग बात करने के बजाय ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप दोनों साथ में मिलकर दोनों तरफ के राजनयिक भी बैठें और दोनों तरफ के आर्मी ऑफिसर्स भी बैठें और उसके बाद आप कोशिश करें कि अब हमें आगे करना क्या है, पहली चीज़ है। तो इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन की तरफ आप फास्ट बढ़ सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आज क्या हो सकता है? बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई हम आप मिलकर बातचीत कर रहे हैं और जब तक बातचीत होती है, जब तक हमारा ये मामला फाइनल होता नहीं होता है, तब तक एक काम करेंगे, हम आपस में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा सेनाओं का जो आमना सामना हो रहा है उसे कम कर लेते हैं, न हम आपको उकसाएंगे न आप जवाब दीजिएगा, इस तरह की बातचीत हो। और ये बातचीत होती है, इस तरह का कोई संकेत आता है तो वो बाजार के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव साइड पर है। नेगेटिव साइड पर क्या देख सकते हैं? नेगेटिव साइड पर ये कि पहली बात तो है कि अगर ऐसा आमतौर पर होता नहीं है और अगर ऐसा हो रहा है कि सेना और राजनयिक दोनों साथ में बैठकर बातचीत करें, इसका मतलब वाकई में मामला गंभीर है। ये भी आप सोच सकते हैं। देखिए, हर बात को देखने के दोनों पहलू है। नेगेटिव साइड देखना तो इसका मतलब इतना गंभीर मामला कि दोनों को साथ में बैठना पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव भी सोच सकते हैं। और अगर फिर भी उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन ना आए या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट ना आए और यही कहे कि हमने हमारी बात उनको बताई, उन्होंने उनकी बात हमें बताई, हम और बातचीत करेंगे, तो वो स्लाइटली नेगेटिव है। तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है इसके बाद मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, पॉजिटिव हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अगर दोनों देश मिलकर साथ में बातचीत कर रहे हैं, सेना और राजनयिक, इसे अच्छे संकेत के तौर पर देखना चाहिए कि हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, चीन भी इसका सॉल्यूशन चाहता है। और अगर इस बातचीत के बाद एक अच्छा सा स्टेटमेंट को ये आ जाए कि हमारी बातचीत अच्छी रही है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बस फिर और क्या चाहिए? तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपके लिए ये संकेत आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो डेफिनेटली आज का दूसरा ट्रिगर जो सबसे अहमियत वाला होगा कि इस बैठक के बाद क्या संकेत दोनों देशों की तरफ से आते हैं। अच्छे संकेत आए, बाजार दौड़ भी लगाएगा, और थोड़े अगर खराब संकेत या इस तरह के स्टेटमेंट्स आए जो कि बाजार को पसंद ना हो, तो फिर बाजार के लिए ऊपर चढ़ना या टिक पाना मुश्किल होगा। तो दीप, ये दूसरा बड़ा ट्रिगर है, लेकिन इस ट्रिगर को लेकर भी मैं थोड़ा सा यूँ कह सकता हूँ कि न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हूँ। थोड़ा मैं पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा हूँ कि चलिए दोनों साथ में मिलकर बातचीत करके मामले को जल्दी सुलझाने के पक्ष में है। बिल्कुल सर, और यहाँ पर नज़र रहेगी, बस कुछ ही देर में ये बातचीत शुरू भी होने वाली है, तो वहाँ से जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। सर, आज की बात तो ये हो गई, पर ये हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का और थोड़ी वॉलेटाइल रही है। ये एक्सपायरी काफ़ी हाई से शुरू हुए, फिर थोड़ा उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिला। तो मंथली एक्सपायरी के लिहाज से किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए इस हफ्ते के ट्रेड के लिए? दीप, अभी तक जो संकेत है वो मंथली एक्सपायरी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव के संकेत नहीं आते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 200-250 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी जरूर हो सकता है वॉलेटाइल हो, बैंक निफ्टी में वो ताकत और वो कंफर्ट नहीं आ रहा है। पहले मैं निफ्टी की बात करूं एक्सपायरी के लिहाज से, तो डेटा जो दिख रहे हैं वो डेटा 11,500 के आसपास ही एक्सपायरी की उम्मीद बता रहे हैं। जिस तरह से डेटा का कॉन्सेंट्रेशन 11,500 के आसपास है, नीचे की तरफ 11,325, 11,375 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एक्सपायरी हफ्ते में, ऊपरी स्तरों पर 11,600, 11,650 रुकावट का लेवल है। तो इस 250-300 पॉइंट की रेंज में 11,500 के आसपास आपको बाजार ज़्यादा वक्त बिताते हुए नजर आ सकते हैं कि अनलेस की कोई खबरों में बदलाव हो डेटा में। देखिए, ये तो आप मानकर चलते हैं कि एक्सपायरी के हफ्ते में कभी भी बड़े मूव आ सकते हैं, और स्पेशली ग्लोबल और हमारे लोकल फ्रंट पर जितनी खबरें आने की आशंका है, संभावना है, तो उसको देखते हुए हो सकता है बड़ा मूव आ जाए। लेकिन डेटा बड़ा मूव सजेस्ट नहीं कर रहा है, और अगर बड़ा मूव आना है तो खबरों से आना है। कई बार क्या होता है, डेटा से भी आपको नजर आता है कि रेंज बड़ी बनकर आ रही है, बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन अभी डेटा से नहीं आ रहा। अभी आएगा अगर कोई बड़ा मूव तो खबर से आएगा। डेटा के हिसाब से तो हम एक शांत एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और शांत एक्सपायरी से मेरा मतलब यह कि अगर 250, 300, 200 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी पूरा हफ्ता निकाल दे तो उसे शांत ही माना जाए, क्योंकि एक्सपायरी के हफ्ते में, और वो भी मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, इतना मूव काफी होता है। बैंक निफ्टी के लिए वैसे 22,000 का लेवल बड़ा क्रूशियल है, जिसके बेहद पास हम बंद हुए हैं।
तो रेंज जो दिख रही है वो ऊपरी स्तरों पर 22,500 के ऊपर एक्सपायरी के संकेत इस वक्त आते नहीं दिख रहे हैं। तो और अगर 22,000 होल्ड हो गया तो ठीक, नहीं तो 500 पॉइंट की रिस्क और नीचे की तरफ खुलती हुई दिखती है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर मैं बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट भी नहीं हूं कि क्या एग्जैक्टली हो सकता है, वो समझ नहीं आ रहा। साफ तौर पर डेटा में भी उतने संकेत साफ नहीं है, लेकिन निफ्टी को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि निफ्टी में 11,500 के आसपास के डेटा नजर आ रहे हैं। यानी कि भले ही 150-200 पॉइंट ऊपर, 150-200 पॉइंट नीचे निफ्टी घूम फिर कर आ जाए, लेकिन एक्सपायरी 11,500 से बहुत दूर होगी। फिलहाल डेटा उसका संकेत नहीं दे रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो एक्सपायरी पर नज़र है, कोर कमांडर स्तर पर बातचीत होने वाली है, और भी कई फैक्टर्स हैं, 2 नई आईपीओस खुल रही हैं और एक लिस्टिंग है जिसके बारे में बस कुछ ही देर में अनिल जी से चर्चा करेंगे। तो सर, इन सारे फैक्टर्स पर नज़र डालते हुए आज के सेटअप के बारे में पहले चर्चा करते हैं। आज का सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? दीप, सारे संकेत न्यूट्रल हैं। आज कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव सिर्फ एक ट्रेंड है, और ट्रेंड रोज रोज बदलता नहीं है। आप जानते हैं, एक आध दिन की कमजोरी से भी नहीं और 2-4 दिनों के उतार चढ़ाव से भी नहीं। तो ट्रेंड हमारा लगातार हमने पॉजिटिव रखा है, आज भी पॉजिटिव है। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल, एफआईज, डीआईज, वायदा कारोबार, सेंटीमेंट सारे मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी के आज का सपोर्ट जोन 11,375, 11,450 मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। 11,575, 11,625 थोड़ी सप्लाई जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए नीचे का रेंज थोड़ा सा खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्रवार को हमने 21,800 के आसपास का लो बनाया। अब 21,650, 21,800 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 22,325, 22,475, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज होगी। छोटी रेंज दिन की 11,450, 11,525, मीडियम 11,400 से 11,575, ज़्यादा संभावना इस मीडियम रेंज से काम चल जाएगा। फिर भी एक्सट्रीम बड़ी रेंज एक रख लीजिए एक्सपायरी के हफ्ते के लिए 11,375, 11,625, ये आपके लिए काम की होगी। बैंक निफ्टी 21,800, 22,200 ये आज की छोटी रेंज, 21,700, 22,325 आज की मीडियम रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी पर रखिए। 21,650, 22,475 ये आज की बड़ी रेंज है। बैंक निफ्टी को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार के डेटा जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं उसमें विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आज उस पर क्या कुछ होता है। बाकी जो डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा कि आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए ये कि एफआई ने अपनी शॉर्ट कवरिंग की है इंडेक्स में। नेट लॉन्ग्स उनके बढ़कर 47% से 55% हुए हैं, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है दीप। और बाकी पुट कॉल रेशियो थोड़ा घटकर आया है, 1.37 पर है, कंफर्टेबल है हम। 1.37 तक आना पुट कॉल रेशियो बढ़िया बात है। और विक्स अनचेंज 20 के आसपास बना हुआ है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आज के लिए कुछ संकेत और जो रेंज निकल कर आ रही है दिन की। पोजीशंस की बात करते हैं सर। सबसे पहले तो बताइए, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,300, सॉरी माफ कीजिएगा, एग्जिस्टिंग पोजीशन की आप बात करें 11,425, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। इसके नीचे बंद हो निकल जाइए, दिन के दौरान इसके नीचे ट्रेड करें निकल जाइए डिसिप्लिन के तौर पर। हालांकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 11,325, 11,375 है, लेकिन वो होने दो। जो है डिसिप्लिन रखना जरूरी है, मार्केट में बिना डिसिप्लिन काम नहीं चलता। तो 11,425 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पे मैं दीप आपको अलग अलग स्टॉप लॉस दे रहा हूं। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस आपका 21,800 होगा, यानी शुक्रवार का लो अब टूटे तो निकल जाइए। और क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में रहने में कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है, इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी में 11,650 का। जिनको थोड़ा कम रखना है 11,625 भी रख सकते हैं, लेकिन 11,650 ज़्यादा सही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस थोड़े दूर आ रहे हैं, जो मेरे हाथ में नहीं है। स्टॉप लॉस मेरे हाथ में होता तो फिर मैं बिल्कुल छोटे देता, लेकिन 22,325 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग बेसिस पर 22,600 का निकल कर आता है। 22,700 से मैंने 22,600 किया है, लेकिन स्टॉप लॉस दूर दूर बहुत है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस में आपको है ना मैनेज करना पड़ेगा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो है आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, स्पेशली बैंक निफ्टी जहां पर थोड़ा स्टॉप लॉस दूर निकल कर आ रहा है। नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? खरीदे निफ्टी 11,375, 11,450 की रेंज में 450 कर दें इस रेंज को, 425 के बजाय 11,450, 11,375 से 11,450, ये 75 पॉइंट की रेंज है जहां खरीदारी करनी चाहिए। 11,300 आपका स्टॉप लॉस होगा।
और 11,500, 11,525 और 11,575 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो पहला टारगेट फिर 11,450 का आप हटा भी सकते हैं। तो खरीदारी की रेंज 11,375 से 11,450 रहेगी। 11,450 में थोड़ा लीजिए, अगर एक से ज़्यादा लॉट आप खरीदना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर तो वहीं से शुरू कर लीजिए। थोड़ा आप आराम से लेना चाहते हैं तो 11,400, 11,425 का इंतजार करें। बहुत कंजर्वेटिव है तो 11,375 नहीं आया तो आपका क्या लेके गया। तो बस अगर लेवल मिल जाए तो एंट्री कर लीजिए, नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। बट 11,375, 11,450 परफेक्ट लेवल है और ऐसे में लक्ष्य हटा दीजिए 11,450 का। पहला टारगेट 11,500 का बनेगा, दूसरा टारगेट 11,525 और 11,575 तीन टारगेट के लिए। बेचना है निफ्टी 11,575, 11,625 की रेंज में आए तो बिल्कुल भी शंका शर्म मत करिएगा, बेच दीजिएगा, सोचिएगा मत। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस है और वो है 11,675 का। उस स्टॉप लॉस पर भरोसा करके आप बेच दीजिए। ट्रिगर हो जाए तो हो जाने दीजिए, नहीं तो आपका मुनाफा बन जाएगा नीचे की तरफ 11,525, 11,500 और 11,450 तीन टारगेट के लिए। और जब मैं कह रहा हूं कि एक्सपायरी के हफ्ते में खबर एक कोई आ जाए जिसका आपको मुझे पता नहीं, वो तो अपनी जगह है। अदरवाइज रेंज बाउंड ट्रेड में आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर करना पड़ेगा तो वो करिए। कॉन्ट्रा ट्रेड में होता ही है कि 7-8 ट्रेड आपके सही होंगे, किसी एक ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो उसके बाद कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बंद कर दें। ये एक तरीका होता है कॉन्ट्रा ट्रेड करने का आपके लिए। आइए बैंक निफ्टी 21,650, 21,800 आता है तो खरीदिएगा जरूर। पॉइंट यही है कि 22,000 के नीचे जाकर फिसलेगा तो 21,800, 21,650 की रेंज आएगी, वहां पर अगला सपोर्ट है 21,450 स्टॉप लॉस। मैं जानबूझकर स्टॉप लॉस दूर दे रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपको स्टॉप लॉस 21,450 का दे रहा हूं और उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होगी। वजह यह कि डेटा जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा दूर आकर कर रहे हैं। तो 21,650 टूटकर 21,500 भी आ सकता है, इसलिए 21,450 का दूर का स्टॉप लॉस है। अगर आपको उतने दूर के स्टॉप लॉस की एपेटाइट है तो ही करें, ना तो ना भी करें चलेगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस और लेवल्स ये फॉलो करने जरूरी है। 21,900, 22,000, 22,075, 22,200 और 22,300 ये टारगेट्स के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, आई डोंट नो इसलिए रेंज में मौका मिलेगा या नहीं। मैं तो 22,225 से सोचना शुरू करूंगा कि क्या बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की रेंज में आ रहा है, स्पेशली गैप से खुलने के बाद जब आप रिकवर करेंगे। फिर भी सेफर साइड पे मैं 22,300, 22,475 की रेंज देता हूं और ज़रूरी नहीं कि हम इतना नीचे खुलें, क्योंकि जिस तरह से मुझे डेटा नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से चीन के साथ बातचीत के आगे ये खबरें आ रही है, उसको देखते हुए मेरा मूड माहौल तो ख़राब नहीं है और वो आप सेंस भी कर सकते हैं। अब मैं बहुत ऐसा एग्रेसिवली बुलिश नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से SGX 40 नीचे दिखा रहा है उस तरह से मेरा कोई मूड ख़राब है नहीं। तो मेरे लिए सिंपल है, मैं इंतज़ार करूंगा ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का, और वो मेरे लिए 22,300 से लेकर 22,475 की रेंज है जहां बैंक निफ्टी बेचना है। 22,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 22,200, 100, 22,000 और बहुत हो गया तो 21,800 जिसके लिए करनी है दीप आपको बिकवाली। बिल्कुल, तो ये आपके लिए आज का पूरा सेटअप है और किस तरह से आप पोजीशंस बना सकते हैं। वायदा कारोबार के बैन की बात करें तो अब 10 स्टॉक्स बैन में हैं, 4 बाहर आ गए हैं, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा और औरो फार्मा। एक फ्रेश एंट्री हुई है जो है ग्लेनमार्क, और बाकी 9 स्टॉक्स बैन में है। तो टोटल आपको आज 10 स्टॉक्स बैन में दिखेंगे। सर, अब थोड़ा विस्तार में फंड फ्लो एक्टिविटी बताइए। एफआईएस की तरफ से हल्की सी कैश में खरीदारी देखी है और थोड़ी यहाँ पर एडजस्टमेंट भी थी फुटसी को लेकर, पर किस तरह से एक्शन देखना चाहिए जहां तक फंड फ्लोज के संकेत हैं और वायदों कारोबार के संकेत हैं? दीप, एफआईएस के और घरेलू फंड्स के कैश मार्केट की खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार के मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि रिबैलेंसिंग भी थी। 200 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की है और घरेलू फंड ने 100 करोड़ की बिकवाली, और वैसे भी आंकड़ा बहुत छोटा तो उसे छोड़ दीजिए। अब आइए इंडेक्स में 1900 करोड़ की इंडेक्स की खरीदारी और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडेक्स में दमदार शॉर्ट पोजीशन बनी और इसी वजह से आप देख रहे हैं एफआईएस का नेट लॉन्ग 8% बढ़ गया। लेकिन वैसा मामला स्टॉक्स में नहीं है। 1450 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं एफआईएस ने और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं डिलीवरी बेस्ड सेलिंग एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी है। अब यह भी हो सकता है कि फुटसी की रीबैलेंसिंग के हिसाब से, चूंकि बड़े स्टॉक्स ही बेचे हैं, अब वो बड़े स्टॉक्स कैश में तुरंत बेचना मुश्किल है। इसी हफ्ते मंथली एक्सपायरी है तो क्यों ना फ्यूचर्स में बेच दें और जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन डिलीवरी उतार देंगे। तो ये इरादा एफआईएस का हो सकता है और उस लिहाज से आप देख सकते हैं 1450 करोड़ की कैश फ्यूचर्स में
स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवा ली, जिसे मैं न्यूट्रल सा मानता हूँ। और चूंकि इंडेक्स अच्छा खरीदा है इसलिए मैंने एफआईज और घरेलू फंड दोनों के डेटा न्यूट्रल रखे हैं। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, वो है 1122 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी का। अब ऑप्शन में सारे तरह के ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा दीप जो खरीदे हैं वो पुट ऑप्शन, यानी कि ये आंकड़े उतने मजबूत नहीं है। पुट ऑप्शन में ज्यादा खरीदारी होती हुई दिखी, तो पुट ऑप्शन यानी कि आपके लिए थोड़ा सा हेजिंग के लिहाज से, तो एफआईज ने इंडेक्स खरीदकर अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, पुट ऑप्शन खरीदकर हेजिंग किए। तो मिले जुले से आंकड़े आप कह सकते हैं कैश मार्केट के भी, मिले जुले से आंकड़े आप कह सकते हैं वायदा कारोबार के भी, इसीलिए मैंने रखे हैं इनको न्यूट्रल साइड पर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज के संकेत जहां तक एफआई एक्टिविटी का सवाल है। वायदा कारोबार के संकेत देखें सर तो क्या लेवल्स निकल कर आते हैं? 11,500 मेक और ब्रेक लेवल है दीप। देखिए 11,500 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं, लगभग हाईएस्ट मान लीजिए उसे, और 11,500 के कॉल पर 32 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है। तो ये रस्साकशी वाला लेवल है। 11,500 के नीचे हैं थोड़े कमज़ोर हैं, 11,500 के ऊपर है मजबूत है। अगला अहम सपोर्ट 11,400 पर आता है जहां 25 लाख शेयर पुट में है। अगली रुकावट 11,600 पर है जहां 34 लाख शेयर कॉल्स में है। तो 11,400 11,600 थोड़ी सी बड़ी रेंज हो गई। 11,500 के इर्द गिर्द 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट इधर घूमता रहेगा बाजार, यही होने वाला है। ये साफ तौर से वायदा कारोबार के आंकड़े में दिख रहा है। और पुट कॉल रेशियो भी आपका थोड़ा सा घट कर आया है, 6 बेसिस पॉइंट से 1.37, हल्का सा बाजार हल्का हुआ है। निफ्टी में 13 लाख शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, जो मैं बता रहा कि एफआईज की शॉर्ट कवरिंग हुई है, और आप देख लीजिए 13 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए, तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट गिरा, उसके बावजूद महज 1 लाख शेयर कम हुए, यहीं पर दिक्कत है। अब बैंक निफ्टी की क्या दिक्कत है वो मैं बता दूं, जो मैं आपको कह भी रहा था कि वायदा कारोबार में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा, और वो इंटरेस्टिंग डेटा क्या है दीप, वो समझिए। 22,000 के आसपास आप बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। 22,000 के पुट पे हैं 6 लाख शेयर, और 22,000 के कॉल पे 4 लाख शेयर है। अब आप 22,000 होल्ड करके ऊपर ट्रेड करते हैं तब तो ठीक, लेकिन 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बैंक निफ्टी में बना रखी है उनकी तरफ से पोजीशन कम होने का खतरा बढ़ेगा। लगभग 20 लाख शेयर ऐसे हो जाएंगे 22,000 के नीचे जो पुट राइटर्स हैं, पुट बेचे हुए हैं, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई हुई है। तो जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई है 22,000 के नीचे जाने के बाद, ये लगभग 20 लाख शेयर बैंक निफ्टी के ऐसे हैं जो रिस्क पर आ जाते हैं नुकसान के लिहाज से। तो ये बैंक निफ्टी को 21,450 से 21,800 की रेंज में कहीं न कहीं ले जाएंगे। तो 22,000 के नीचे बैंक निफ्टी का टिके रहना ये रिस्की है। तो मेरे लिए आज के मार्केट की सबसे बड़ी रिस्क बैंक निफ्टी है, 22,000 के नीचे अगर टिकता है और बंद होता है तो। आज के मार्केट के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव एफआईज की शॉर्ट कवरिंग। आज के मार्केट के लिए मेक और ब्रेक ट्रिगर चाइना की तरफ से, अगर अच्छे संकेत आए जोर से शॉर्ट कवरिंग करके भाग जाएंगे, खराब आए तो थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम होने के खतरे बनेंगे, और वो ज़्यादा बैंक निफ्टी में होगा। तो मैं आपको एकदम डेटा क्लियर कट और कमेंट्री एकदम तीनों फैक्टर पर साफ बता चुका हूँ। ये दीप। बिल्कुल, तो ये आज के पूरे विस्तार के संकेत हैं और किस तरह से एक्शन रहना चाहिए, कहाँ पर आपको नजर रखनी चलेगी। चलिए सर, अब प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी की बात करते हैं। पिछले हफ्ते की शानदार लिस्टिंग हैप्पीएस्ट माइंड्स के बाद आज एक और लिस्टिंग है, पहले उससे ही शुरुआत करते हैं। रूट मोबाइल, क्या एक्सपेक्टेशन है आज इस लिस्टिंग से? जैसे एक्सपेक्टेशन आपकी हैप्पीएस्ट माइंड से थी वैसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी रखिए, डबल होना तय है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर ये स्टॉक 650 प्लस 650 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखे। मेरा अंदाजा ये कि 650 से 700 रुपये की रेंज में लिस्ट हो सकता है। अब आप दो तरह से हैं इसे देखिए, एक वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिन्हें लिस्टिंग पर डबल होता हुआ दिखे, पैसा 80% 75% बढ़ता हुआ दिखे और संतोष है, ले लीजिए प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका ये जो हमने आपको बताया था कि आप अपना स्टॉप लॉस कैरी करें, 600 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रखिए। अगर 600 के नीचे जाने की लिस्टिंग हो या अगर 600 के नीचे जाता हुआ दिखे तो आप आराम से वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निकल जाइए। मेरा ये समझना है लिस्टिंग 650 रुपये के आसपास होनी चाहिए, और लिस्टिंग पर भी और खरीदारी आ सकती है फंड्स की। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये अपनी तरह का एकमात्र स्टॉक होगा। थोड़ा बहुत आप टेनला से या फिर टाटा कम्युनिकेशन से इसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पूरा बिजनेस मॉडल एक साथ एक जैसे कंपेयर करने वाली चीज़ है नहीं। और दूसरा ये कि टेलीकॉम से जुड़ी हुई, इंटरनेट से जुड़ी हुई, मोबाइल से जुड़ी हुई कंपनियों में इंटरेस्ट ज़बरदस्त है मार्केट का, और इस तरह के आईपीओ में लिस्टिंग के बाद आपको
तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। तो मेरा ये समझना है 650-700 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए, और अगर इससे कम लिस्टिंग हो तो 600 का आप स्टॉप लॉस रखें। 600 पर अगर 600 के नीचे जाना शुरू हो, आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। और अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनका सिंपल फॉर्मूला है, जो प्राइस टॉप बना दें उससे 50 रुपये नीचे अपना आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। बेस्ट सॉल्यूशन यही है, 50 रुपये स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, और अगर समझिए 700 लिस्ट हुआ, आपका स्टॉप लॉस 650। बेच दें, आपको प्रॉफिट अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बेचे तो कोई हर्ज भी नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता। और अगर और ऊपर जाए तो फिर जो 700 में ले रहा है उसे भी कमाने दीजिए, या फिर अगर आपको ही सारा कमाना है तो फिर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चलिए। तो ये यही तरीका है कि या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें या फिर आप अच्छे मुनाफे पे प्रॉफिट बुक कर लें। मेरा ये मानना है कि लिस्टिंग दमदार होनी चाहिए, 650 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ये आपके लिए रूट मोबाइल का IPO है। जी दीप। बिल्कुल, तो एक और दमदार लिस्टिंग के लिए आज आप तैयार हो जाइए, रूट मोबाइल इस पर नजर रहेगी। 2 IPOs भी खुल रही हैं सर। सबसे पहले तो कैम्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा IPO लग रहा है सर, किस तरह से एडवाइस करेंगे, यहाँ पर क्या करना चाहिए निवेशकों को? बिल्कुल लग रहा है दीप, और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है कैम्स का जो IPO। देखिए, इसको आप है ना कंपेयर कीजिए CDSL से, डिपॉजिटरी से। बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में डिपॉजिटरी टाइप का काम करते हैं, कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो अप्लाई करते हैं, रिडम्पशन देते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। और जिस तरह से कंपनियों का अकाउंट डिपॉजिटरी में होता है, सारी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां जिनके शेयर डिपॉजिटरी में होते हैं, ठीक उसी तरह से इन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी यूनिट्स इस तरह के रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट्स में होती है। और जो बड़े फंड्स हैं, देखिए इंडिया के जो 5 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है उसमें से 4 इनके क्लाइंट्स हैं, 15 जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनमें से 9 इनके क्लाइंट्स हैं, और कई सालों से कंपनी की सर्विसेज हैं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट रजिस्ट्रार ये हैं म्यूचुअल फंड्स के। बिजनेस बढ़िया है, आगे ग्रोइंग बिजनेस है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इनका कारोबार बढ़ेगा, तो कारोबार बढ़ने वाला है। वैल्यूशंस रीजनेबल हैं। मैं इनके वैल्यूशंस को CDSL से कंपेयर कर रहा हूं, और CDSL के मुकाबले में इनके वैल्यूशंस थोड़े से बेहतर हैं, तो इन्होंने लिस्टिंग पर गुंजाइश भी छोड़ी है। अब यहाँ पर राय सिर्फ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर पैसा कमाने के लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं, तो छोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, कोई 15% से 10% से 20% का। 10 से 20% के लिस्टिंग गेन से आप संतुष्ट हैं, ज़्यादा मिल जाए अच्छी बात है। अगर उससे संतुष्ट हैं तो लगा लीजिए, और अगर आप सालाना 15% 20% कंपाउंडेड रिटर्न से संतुष्ट है, तब भी ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इससे लगाइए आप पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से, और अगर आपका पैसा बन जाए लिस्टिंग पे बड़ा तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ये अच्छी क्वालिटी का IPO है जिसमें आपको पैसा ज़रूर लगाना चाहिए, और लगाकर आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अब जैसे हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल, मैं क्यों आपको कहता हूँ कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में, अगर लिस्टिंग बहुत दमदार हो जाए तो आपको, अगर आगे के 2 साल का पैसा अभी ही IPO कोई बना के दे रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसका मतलब नहीं कंपनी खराब है। कैम्स के केस में हो सकता है लिस्टिंग उतनी दमदार ना हो, लेकिन आप सोचिए अगर जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो यहाँ पर स्टेक खरीद रहे हैं, NSE अपनी स्टेक बेच रहा है और बाकी फंड्स खरीद रहे हैं, तो नेचुरली जो फंड्स स्टेक खरीद रहे हैं वो फंड बिजनेस किसको देंगे? जहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है वहीं तो बिजनेस देंगे। फॉर एग्जांपल SBI या UTI, अगर वो स्टेक खरीदेंगे तो बिजनेस यहीं देंगे। तो मेरा ये मानना है कैम्प्स एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट IPO है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए, ट्रेडिंग के हिसाब से मत सोचिए, और बहुत शॉर्ट टर्म आपका व्यू है तब भी लगा लीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन ये पोर्टफोलियो में रखने लायक है। बिल्कुल, तो लिस्टिंग गेन्स तो ठीक है, बट अगर आप पोर्टफोलियो स्टॉक चाहते हैं तो फिर कैम्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। केमकॉन, इसका भी IPO सर आज खुल रहा है, क्या यहां पर पैसे लगाने चाहिए? दीप, ये मौके पर चौका लगाने वाली कंपनी की, चलिए केमिकल को लेकर और ये सारे जो इतनी गर्मी चल रही है मार्केट में, जिसके आगे पीछे केमिकल कहीं दिखे वो शेयर ले लो, और वो शेयर बढ़ने ही बढ़ना है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए IPO लेकर आ रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट उतनी मजबूत नहीं है, हमने डिटेल में बैलेंस शीट पढ़ी है। डेटर्स साइकिल बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट घट रही है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो उतना कंफर्टेबल नहीं दे रहे हैं। तो मैं डेटा से और बैलेंस शीट से और इनके रेशियो से कंफर्टेबल नहीं हूँ। कुछ एक दो केसेस भी हैं प्रॉपर्टर्स के खिलाफ में, वो भी चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग पर पैसा नहीं बन सकता है। दोनों चीज़ अलग अलग है। देखिए, तो आप बहुत एग्रेसिव IPO इन्वेस्टर हैं जो हाई रिस्क लेना जानते हैं, जो कम रिस्क वाले हैं
वो छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन जो हाई रिस्क लेकर अप्लाई करना जानते हैं वो लिस्टिंग पर बेच कर निकल जाए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से पैसा लगाना है, लगाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। ये मेरी एक कॉन्ट्रा और बोल्ड कॉल है कि इन्वेस्टमेंट आपको वहां करना है जहां कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड और बैलेंस शीट पे आपका कंफर्ट पूरा हो, जो कि मेरा इस केस में मिसिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के मूड, केमिकल सेक्टर की तेजी और आपके एग्रेशन, इन तीनों का मिश्रण बनता है तो ही आप केमकॉन में आया पैसा लगाइए। हो सकता है लिस्टिंग दमदारों में, फिर कह रहा हूं आज के माहौल को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं, 50, 75, 100% ऊपर स्टॉक लिस्ट हो जाए, तब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा तो मिस हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पहले दिन बेचने के लिहाज से अगर आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए। रिस्क बैलेंस शीट के लिहाज से ज्यादा है, मार्केट के लिहाज से कम है। तो आपको अगर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के साथ रहना है, जैसा कि हमारे रामदेव सर कहते हैं, और आज जुड़ेंगे भी 11 बजे मेरे साथ, उनका मैं खास इंटरव्यू करने वाला हूं, रामदेव अग्रवाल साहब का। तो अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देते हैं तो आपके पास केमिकल स्पेस में ढेर सारी कंपनियां ऐसी है जो बढ़िया क्वालिटी के और बड़ी लीडर हैं, आप वहां पैसा लगा लीजिए। लेकिन आपको भी कंपनी अगर मौके पर चौका लगा, जो बढ़िया क्वालिटी के और बड़ी लीडर हैं, आप वहां पैसा लगा लीजिए। लेकिन आपको भी कंपनी अगर मौके पर चौका लगा रही है और आपको भी उसका फायदा उठाना है तो फिर कर लीजिए आईपीओ में लिस्टिंग के दिन बाय बाय एग्जिट। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए आज की जो 2 आईपीओस खुल रही हैं उसमें आइडियाज़, और क्लियरली अनिल जी ने बता दिया कि कौन सा पोर्टफोलियो के लिए, कौन सा लिस्टिंग गेन्स के लिए और कहाँ आपका रिस्क है। साथ ही जो नई लिस्टिंग है वहाँ पर भी इंतजार है, एंड ऑफ कोर्स रामदेव अग्रवाल के साथ जो एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन है उसका भी इंतजार करेंगे। चलिए फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ पूजा, कुशल और साथ ही आशीष तैयार हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग पांचवी, शुरुआत ट्रिगर से करें तो आज मॉलटेक पर नजर रखें क्योंकि राइट्स इश्यू के प्रस्ताव पर आज बोर्ड बैठक होगी। इसके अलावा HSIL की भी बोर्ड बैठक होगी जिसमें कि बायबैक पर विचार किया जाएगा। और आज IRCTC भी फोकस में रहेगा क्योंकि आज से चलने वाली है 40 जोड़ी ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनों को भी चलाने का फैसला लिया है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आज राइट्स, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने 257 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दे दी है 265 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। अभी मौजूदा फिलहाल कंपनी 255 के आसपास कारोबार कर रही है। डिक्सन टेक और अंबर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखिए क्योंकि यहाँ खबर आ रही है कि 1 अक्टूबर से ओपन सेल्स पर 5% इम्पोर्ट ड्यूटी संभव है और टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों कंपनियां इस कारोबार से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से आज यहाँ पर कुछ एक्शन देखने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेजेस और AMC पर भी नजर रखिए। यहाँ पर खबर आ रही है कि बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव को रोकने वाले कदम जारी रहेंगे 29 अक्टूबर तक। हम बता दें आपको 23 मार्च से कुछ नियम लाए गए थे, शेयर बाजार में स्थिरता लाने के लिए कुछ नियम लाए गए थे, अब वो 29 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर। इसके अलावा जायडस वेलनेस भी आज फोकस में रहेगा। जायडस फैमिली ट्रस्ट को 1649 के प्रति शेयर के भाव पर करीब 21 लाख शेयर्स जारी किए हैं। कंपनी जो मौजूदा भाव करीब 1900 के आसपास कारोबार कर रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर कि आज आप नजर रखिए। बिल्कुल, कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखने चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स फंड एक्शन के बारे में जान लेते हैं कुशल के साथ। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो सिक्किम के होटल्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि 10 अक्टूबर से जो होटल्स और टूरिज्म सेक्टर है वो वहां पर खुलता हुआ नजर आएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो कुछ ही दिन में जो है जारी किए जाएंगे सरकार की तरफ से। पर जो कसिनोज वगैरह भी हैं वहां पर उनके लिए भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि डेल्टा कॉप, उनका भी कसिनो वहां पर है। साथ ही एविएशन स्टॉक्स यहाँ पर भी फोकस रखिए क्योंकि अगर आप देखें तो अगस्त एयर ट्रैफिक के जो डेटा आए हैं जुलाई के मुकाबले 34% की बढ़त हमें देखने को मिली है और सालाना आधार पर लेकिन अभी भी 76% की गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 58% से 70% तक आती हुई नजर आ रही है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज इनके लिए नेगेटिव खबर है। 90 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स के भुगतान पर इन्होंने जो है डिफॉल्ट किया है। 14 सितंबर को ये भुगतान होना था, तो ये नेगेटिव जो है आज ये एक्शन में रह सकता है। साथ ही कुछ एक प्रमोटर एक्शन है मेरे पास जिसमें सीक्वेंट साइंटिफिक प्रमोटर ने 15 सितंबर को करीब 3.25 लाख शेयर्स बेचे हैं। साथ ही ट्राइडेंट, यहाँ पर प्रमोटर ट्राइडेंट कैपिटल ने
17 सितंबर को 11 लाख शेयरों की खरीदारी की है। वाटर बेस प्रमोटर केसीटी मैनेजमेंट सर्विसेज ने 15 सितंबर को ऑलमोस्ट 3.25 लाख शेयरों की यहां पर भी खरीदारी की है, तो ये भी एक्शन पॉजिटिव एक्शन पे रहेगा। मान इंफ्रा यहां पर भी पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन दिखा है। 17 सितंबर को करीब 2 लाख शेयरों की इन्होंने भी खरीदारी की है। और 2 बल्क डील्स है मेरे पास दीपांशु, जिसमें केपीआईडी टेक प्रमोटर अनुपम किशोर पाटिल ने करीब 14 लाख यानी कि 0.5% इक्विटी जो है इसकी खरीदारी की है 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और वेलिएंट ऑर्गेनिक्स यहां पर इंट्रा ट्रेड हुआ है, यानी कि प्रमोटर जो है उन्होंने करीब 4 लाख शेयरों की बिकवाली की है 3.3% स्टेक 2749 रुपए के भाव पर। वहीं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने अगेंस्ट में करीब 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। और साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने भी 1 लाख शेयर जो है खरीदे हैं। शुक्रिया कुशल। तो ये हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स। आइए अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है मेटल सेक्टर पर और कहा जा रहा है कि डिमांड को लेकर अब कहीं ना कहीं एक बढ़िया रिकवरी देखी जा रही है। सभी जो दिग्गज स्टील स्टॉक्स हैं वहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर 317 का लक्ष्य दिया है, 288 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। टाटा स्टील पर भी देखिए 497 का दिया है लक्ष्य, 396 क्लोजिंग है। और जिंदल स्टील एंड पावर पर भी अगर आप देखें तो 268 का लक्ष्य दिया है, 198 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा हिंडाल्को पर भी ये बुलिश आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 234 रुपए के लक्ष्य के लिए। और कोल इंडिया पर न्यूट्रल की राय है, लक्ष्य दिया 140 रुपए का, 124 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीएलएसए की आज जो है पूरे मीडिया सेक्टर पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। जी एंटरटेनमेंट पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट ये एक ही समूह की कंपनी है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 255 से बढ़ाकर 280 रुपए कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो ये सबसे टॉप पिक है। विज्ञापन आय में काफी बढ़िया ग्रोथ है, मान रहे कि अगले 2 साल में करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सब्सक्रिप्शंस में भी काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते ये मान रहे कि वैल्यूएशंस मौजूदा भाव पर बहुत सस्ते और बहुत अट्रैक्टिव हैं। डिश टीवी पर भी एक रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 10 से बढ़ाकर 18 कर दिया, 1470 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा सन टीवी पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 490 से बढ़ाकर 590 रुपए कर दिया है, 485 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये भी कह रहे कि अगले साल के अगले भाग से अगर आप देखें तो और बढ़िया रिकवरी की उम्मीद है। आखिरी रिपोर्ट है सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1480 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1368 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग। और ये मान रहे हैं कि अगले साल में अगर आप देखें तो पाइप सेगमेंट में 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अभी तक अगर आप देखें तो कारोबार में बढ़िया रिकवरी भी देखी गई है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन रहने वाला है। कर दें शुरुआत। आइए, सब एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। बिगुल पिक ऑफ द डे का। और शुरुआत करते हैं आज के हमारे विशेष व्यक्ति के साथ, जो आमतौर पर इतना जल्दी सुबह सुबह हमारे साथ होते नहीं हैं, लेकिन बड़े चमकते दमकते हुए एकदम विश्वेश जी हमारे साथ है। सुप्रभात, नमस्कार विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग। सब कुछ आपके लिए। बताइए सर, करिए शुरुआत आज की। गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका और हमारा ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा तो ऐसा लगता है। बट एनीवे, अब मेरी जो आज की पिक है हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्राइडे से, जो आपने और मैंने मिलके साथ में पिक की थी, वो है M&M। सर 655 की प्राइस चल रही है। मुझे लग रहा है M&M अगर नीचे मिलता है 650 तक तो खरीदना चाहिए। 635 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से 680 700 ये 2 टारगेट के लिए M&M की खरीदारी करनी होगी। ओके, इस कॉल में मैं आपके साथ हूं तन और मन से। धन आप अपना स्वयं का अरेंजमेंट करके लगाएं और खरीदारी करें। अगर करना चाहें तो M&M में 650 के आसपास, इसके नीचे मिले तो और भी बेहतर। बाजार के कमजोर मूड के साथ गैप से अगर थोड़ा नीचे खुले तो खरीदारी का होगा मौका। ओके, आइए वागले साहब, सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय कॉल है गुजरात पिपावाव पोर्ट पे, 87 का स्टॉप लॉस होगा, 96 का टारगेट होगा। मुझे लगता है फ्राइडे को एक ब्रेकआउट आया है आज और कल में एक एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। ओके, तो पूरे वीकेंड पर कैश मार्केट के स्टॉक्स पर रिसर्च किए वागले साहब ने, चार्ट्स देखने के बाद पसंद किया है गुजरात पिपावाव को। आइए,
कुणाल जी ने क्या पसंद किया जान लेते हैं। कुणाल जी बताइए सर, आपका भी कोई कैश मार्केट का स्टॉक सी होगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज मैंने F&O का एक स्टॉक चुना है और स्टॉक है ग्रेसिम, जिसमें कि हम लोगों ने शुक्रवार को भी एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी। मुझे लगता है कि ग्रेसिम को बाय करना चाहिए। अगर आज शुरुआती कमजोरी में निचले स्तरों पर ग्रेसिम मिल जाए तो यहां पर 725 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है कि अनिल जी ये स्टॉक 765 पहले और फिर 780 के लेवल्स दिखाएगा, तो 765 780 के टारगेट के लिए ग्रेसिम में मेरी खरीदारी की राय है। ओके, ग्रासिम में खरीदारी करने की राय 765 और 780 के टारगेट के लिए। ये है कुणाल जी का आज F&O पिक। और बंसल जी से भी पूछते हैं, बंसल जी वीकेंड का पूरा एनालिसिस, रिसर्च और स्टॉक का बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। तो अनिल जी, मैंने भी वीकेंड पे वागले जी जैसे बहुत काम करा और कैश के स्टॉक ढूंढते ढूंढते मैं भी गुजरात पहुंच गया और मेरा भी स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। एक ही चीज कॉमन है मेरे और वागले जी में, दोनों कंपनीज का नाम गुजरात से शुरू होते हैं। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल पर खरीदारी की राय है। 519 का स्टॉप लॉस है, 580 का टारगेट है। अनिल जी वीकेंड पे काफी काम करा और एक सवाल मेरे मन में आया कि हम लोग सुप्रभात करते हैं अनिल जी, मैंने आपको तो बहुत बार सुना, हम सब लोग सुप्रभात बोलते हैं, बट कभी दीपांशु को वन गो में सुप्रभात बोलते हुए नहीं सुना है। तो कभी समय लगे तो एकदम सरप्राइजिंगली उनको बोलने के लिए बोलिएगा प्लीज। शब्दों पे नहीं बंसल जी, भावनाओं पे जाओ, भावनाओं पे। भावना दिल से आपको वाकई में शुभ शुभ बोलने की है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझे बोलते हैं हिंदी चैनल सुप्रभात कहें, गुड मॉर्निंग ना कहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली आप दिल से अगर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो गुड मॉर्निंग है, और खाली फॉर्म में गुड मॉर्निंग तो उसमें कुछ वो मज़ा नहीं है। जो निकले दिल से निकले, भाषा कोई भी हो, बात दिल की दिल तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिल तक पहुंच रही है हर रोज़ बंसल जी, वो आप क्लास में जो बच्चा होता है ना, जो टीचर का आते हैं ना, पहले से बोल देता है कि मैंने कुछ मस्ती नहीं की, मैंने कुछ मस्ती नहीं की। ऐसे आप हमेशा शुरुआत ऐसे करते हो, मैंने वीकेंड पे पूरा काम किया, मैंने कल पूरा काम किया, मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग गई। तो चलिए कोई मैं मानता हूँ कि आपने काम किया होगा। बाय द वे, वैसे आपकी मस्ती की पाठशाला शुक्रवार की बहुत सुपर हिट रही और काफ़ी मैसेज काफ़ी लोगों के आए। और इस वीकेंड पे मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेहतरीन शो रहा होगा जो मस्ती की पाठशाला। जैन साहब, कैसे रेस्पॉन्स मिले आपको? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जबरदस्त रेस्पॉन्स और इतना मजा आया। वाकई में वो जो शर्ट और पैंट वाला था ना, जो वो तो जबरदस्त था और कुणाल जी ने तो कमाल कर दिया। एंड ओवरऑल बहुत मजा आया, मतलब एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर विट। मतलब आप जिस तरीके से हम लोग कोई कमेंट देते हैं, हम तो सीरियस कमेंट देते हैं, मगर उसको आप जिस तरीके से विट के साथ एक माहौल बना रहे थे, वाकई में मतलब इस बार का रिस्पांस सबसे तगड़ा था अनिल जी। एंड इट वाज एक्सीलेंट एंड एवरी पासिंग एपिसोड वी आर गेटिंग बेटर एंड मैच्योर्ड। एंड आई थिंक लोगों का इतना जबरदस्त इंतजार रहने लग गया है। मैं तो पर्सनली भी फोन रिसीव कर रहा हूँ, व्हाट्सएप रिसीव कर रहा हूँ, और आपने तो देखा ही होगा उसमें किस तरीके से ट्विटर पे माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये आपके लिए मस्ती की पाठशाला का एपिसोड पहली बार ऐसा हुआ, वापस रिपीट देखने के बाद हमारे भी पेट में दर्द होने लगा। एनीवे, चलिए आइए कुछ और स्टॉक्स पर बढ़ते हैं आगे, जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला। आइए इन पर करते हैं बातचीत। राइट्स, ये वो स्टॉक है, कुणाल जी जरा इस पर डालिए नज़र। बाईबैक का ऐलान किया है कंपनी ने, हालांकि मार्केट प्राइस के आसपास ये 265 रुपये पर बाईबैक करें, 255 का भाव चल भी रहा है। स्टॉक के चार्ट देखकर बताइए क्या करना है। अनिल जी देखिए, चार्ट में कोई खास मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, 270-75 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे 240 के आसपास सपोर्ट है। तो इसी दायरे में मुझे लगता है ये स्टॉक वक्त बिताएगा। तो मेरी राय में इसमें खरीदारी की बिल्कुल भी राय नहीं है। उछाल बनता है मान लीजिए इस खबर के चलते, तो उछाल का इस्तेमाल स्टॉक से निकल करके किसी अन्य स्टॉक में निवेश करने का रहेगा। ओके, क्या वो अन्य स्टॉक IRCTC हो सकता है? जिन साहब आप ये बताएं, या फिर राइट्स में ही पैसा लगाना चाहिए? आज से IRCTC के लिए भी एक अच्छी खबर ये कि 40 नई ट्रेन वो शुरू कर रहे हैं। और अच्छा हाँ, राइट्स से एक याद आया, 10:45 पर न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में CMD राजीव मेहरोत्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे हम बायबैक पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, वो मिस मत करिएगा। और मिस मत करिएगा 11 बजे एक बेहतरीन इंटरव्यू आपके लिए आने वाला है। रामदेव अग्रवाल सर जुड़ेंगे हमारे साथ। बाजार के इस वक्त के मूड माहौल पर हम रामदेव सर से भी बातचीत करेंगे। तो 2 बेहतरीन इंटरव्यू बैक टू बैक आज आपके लिए आने वाले हैं। तो सुपर मंडे आपके लिए रहने वाला है, उसका आप इंतजार कीजिए। तब तक एक बार IRCTC और राइट्स, जिन साहब दोनों पर व्यू।
हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए राइट्स तो एक जैसे पीएसयूज में एक वो तलवार हमेशा लटकी हुई रहती है डिसइन्वेस्टमेंट की, बट राइट्स में बायबैक की न्यूज है विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। एंड आई थिंक रेलवे पीएसयूज ने तो वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डिफेंस के पीएसयूज और रेलवे पीएसयूज ने। और राइट समहाउ मेरा एक फेवरेट स्टॉक्स में से रहा है, बट अगेन पीएसयूज के साथ हमेशा वो रहती है कि कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की एक ओवरहैंग आ जाती है, वैल्यूएशंस नहीं चलते और डिविडेंड यील्ड को साथ में देखना जरूरी है। बट आईआरसीटीसी के मुकाबले में राइट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं। एक तो बायबैक वाली न्यूज और डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगता नहीं, और फंडामेंटली मैंने काफी बार स्टॉक को रेकमेंड किया है। और दूसरा अनिल जी, एक चीज जो मिस हो गई थी, शायद पिक ऑफ द डे भी मैं लाया था, तो वो मैं दे सकता हूं आपकी इजाजत हो तो? अरे पिक ऑफ द डे तो आपका लेना बाकी है, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा किसी का तो बाकी रह गया, वो जैन साहब आप ही हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बताइए जी। यस बिल्कुल अनिल जी, इस हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है जो ये हमारी जो एक्सचेंज फ्रेटर्निटी, ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो इंडस्ट्री है उसमें काफी माहौल बना हुआ रहेगा। आप देखिए एंजल ब्रोकिंग का एक अच्छा आईपीओ आ रहा है, फिर आप कैम्प्स का आईपीओ आ रहा है, तो ये सारे जो हमारे एक्सचेंज इकोसिस्टम या ब्रोकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये इकोसिस्टम है, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट का एक मान लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसमें बहुत बड़ी बूम आ रखी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक्स पे ध्यान दे। एक ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी कमेंट्री सुबह दी थी, सीडीएसएल तो ऑलरेडी हमारे एक सुपरस्टार चल ही रहा है और वहां तो होल्ड की राय है ही है, और जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे लिया प्रॉफिट बुकिंग पे कोई दिक्कत नहीं है, रोज कुछ ना कुछ नया नया आएगा और रोज आइडियाज भी मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। और सीडीएसएल इज अगेन मतलब बहुत ही बढ़िया पिक है, इसमें बने रहने की राय है। बट मुझे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जियोजीत, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स भी अच्छा चल सकते हैं एंजल का माहौल देख के और एंजल का आईपीओ को लेकर। केमिकल्स में देखिए ऑलरेडी काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए, वो तो चल ही रहे हैं, और जो उसकी वजह से है केमकॉन की वजह से। बट केमकॉन में आपका मैंने कमेंट्री, कॉन्ट्रारियन कमेंट्री सुना है, इट वाज वेरी इंप्रेसिव अनिल जी। मैं उसकी सर्टेनली देखिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है ग्रे मार्केट में और जो प्रीमियम्स है उसके सामने अगर ऐसा रहता तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एंड इट वाज अ बिग कॉशन, और ये चीज का ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है भावनाओं में और कई बार लोग बाग ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि 7 दिन बाद अगर मार्केट टूटा हुआ रहेगा तो यही ग्रे मार्केट के प्रीमियम नेगेटिव भी होते हुए हमने देखे हैं। आज एसबीआई कार्ड्स को नहीं भूले, हालांकि बहुत बढ़िया आईपीओ था, सब कुछ था, मगर खराब रिटर्न्स मिले। सो ओवरऑल दीज आर द स्टॉक्स। और एक मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सास्केन टेक और अजंता फार्मा, ये मैंने फ्राइडे की इवनिंग शो में रेकमेंड किए थे। बिल्कुल। और जैन साहब देखिए, पॉइंट सिंपल है, अगर ग्रे मार्केट की प्रीमियम को देखकर ही आईपीओ का विश्लेषण करना है तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़कर उसमें से पॉइंट्स निकाल कर क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और उस पर हम अगर पूरे 2-3 घंटे एक एक आईपीओ पर लगाकर उसकी सारी वैल्यूएशंस निकालें, कंपेयर करें। अब आप सोचिए कैम्प्स को कंपेयर करने के लिए आप किससे कंपेयर करेंगे? म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें उनकी ग्रोथ के साथ, या सीडीएसएल के साथ, या दोनों के साथ। तो हमने दोनों के साथ कंपेयर करके देखा और फिर सोचा कि क्या वाकई में लिस्टिंग पर जगह है। तो ये चीज़ें होती है जो करनी होती है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अब ग्रे मार्केट की प्रीमियम देखकर सब लोग कूदेंगे कि कैमकॉन लगाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ संकेत मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहता, नहीं कहना चाहता, लेकिन एक ऐसी बेहतरीन कंपनी हुआ करती थी जो कई म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में रही है, उसमें भी जब आईपीओ आया तब इसी तरह के शुरुआती संकेत थे, इस तरह के डेटा थे, लेकिन लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि एंकर बुक बन गई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए। अब सेम सिचुएशन मुझे इसमें, मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनी वैसी होगी या वैसी हो जाएगी या हो, वो सवाल वो नहीं है, लेकिन जहां अपने पास ऑप्शन हैं, दूसरे 50 कंपनियां हैं, तो क्यों फालतू में रिस्क लेना है? तो जिनको रिस्क लेकर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, अच्छा काफ़ी लोग मुझे ये पूछ भी रहे हैं भाई कि इन आईपीओ में कितना पैसा लगाएं। हर आईपीओ में बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए साफ राय है सिंगल लॉट की आपको एप्लीकेशन लगानी है, सिर्फ एक लॉट की। किसी भी एक लॉट से ज़्यादा अगर लगाना होगा तो मैं स्पेसिफिकली आपको कहूँगा कि यहाँ 2 लाख रुपए की पूरी एप्लीकेशन लगाइए, अदरवाइज सिंगल लॉट एप्लीकेशन लगाकर छोड़ दीजिए बस। सिंगल, चाहे वो आपको कैमकॉन में लगानी हो, चाहे आपको कैम्प्स में लगानी हो। और एंजल का रिव्यू मैं कल सुबह करूँगा, प्रीव्यू माफ़ कीजिएगा, कल सुबह मैं करूँगा और आपको बताऊँगा कि एंजल के आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। लेकिन इन दो में से एक कैम्प्स पक्का लगाना है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लगाना है, और कैमकॉन आप बड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स और लिस्टिंग के दिन बेचकर निकलना जानते हैं तो लगाइए, सिंपल है। आइए, ये आपके लिए स्टॉक्स है जैन साहब की तरफ से, सीडीएसएल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जियोजीत, यहां पर खरीदारी करने की राय। जय ठक्कर हमारे साथ हैं, जय से भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। जय बताएं। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, जैन साहब ने तो फ्राइडे को रेकमेंड किया था, मुझे आज भी अच्छा लग रहा है, अजंता फार्मा।
बहुत ही अच्छी क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिली, डिस्पाइट मार्केट में जो हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से देखने मिली उसमें। सो मैं कहूँगा कि अजंता फार्मा को बाय करके चलना चाहिए। इसमें ऊपर में जो टारगेट बन रहे हैं वो है 1660, 1680, ये दो टारगेट्स के लिए अजंता फार्मा को बाय करें। नीचे में हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 1585 के आसपास। ओके, 1585 के स्टॉप से अजंता फार्मा में करें खरीदारी। ओके, और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उनमें से एक है HSIL। जरा कुणाल जी इसके चार्ट देखिए और बताइएगा, आज है बोर्ड बैठक, बायबैक पर किया जाएगा विचार। चार्ट्स में कुछ दम है या अब चूंकि सबको पता है तो खरीदे नहीं? अनिल जी देखिए, निचले स्तरों पर इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा बेस बना है, एक पैटर्न भी बहुत ही शानदार बना और उसके बाद पिछले सप्ताह हमने इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट भी आते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर 80 रुपए के आसपास मुझे रेजिस्टेंस दिखती है। बंदी का भाव कोई 73 रुपए का है, तो अभी भी 10% की जगह तो चार्ट पर नजर आती है। मुझे लगता है कि मान लीजिए कुछ गिरावट आते हुए नजर आए तो उसमें इसको बाय करें। 70 रुपए के आसपास सपोर्ट नजर आता है, 80 का रेजिस्टेंस है, तो निचले स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। 69 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, 80 तक का टारगेट स्टॉक के लिए बनता है। जैन साहब, आपको एक विश्लेषण देना है डिक्सन और अंबर एंटरप्राइजेस पर। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई कि 1 अक्टूबर से ओपन सेल्स पर 5% ड्यूटी लग सकती है। ये टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में ओपन सेल्स का इस्तेमाल होता है और ये इंपोर्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ड्यूटी लगेगी तो इन कंपनियों के लिए फ़ायदे की बात हो सकती है। कुछ खरीदना पसंद करेंगे डिक्सन, अंबर? देखिए ये दोनों तो बहुत फेवरेट रहे हैं सारे एनालिस्ट के। और डिक्सन तो देखिए हमारे यहाँ पे पैनल पे कई लोग हैं और एक्सक्लूसिव पैनल के लोगों ने, हम लोगों ने, एनालिस्ट ने, सबने रेकमेंड किया। मैंने हालांकि नहीं किया, मैंने डिक्सन, मुझे हमेशा क्या बहुत महंगा लगता है और मुझे डर लगता है जनरली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है, कब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ आ जाए और अचानक से वैल्यूएशंस गिर जाए। बट अंबर के ऊपर मुझे भरोसा है। मुझे लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेस इज अ बाय ऑन डिक्लाइन, क्योंकि जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है और आप सारे ब्रांड्स के साथ अटैच्ड हो, तो वहां पे मुझे वो क्रैम्स वाली जो थियरी होती है ना हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली, मुझे वो बहुत बढ़िया लगती है। और आज शायद मैं ऐसा ही इस वीक में भी मैं इसके ऊपर भी थोड़ा काम कर रहा हूँ जैन साहब के जेम्स में। मैं इसी चीज और इस थीम को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। हमने देखा फूड्स में भी कैसे क्रैम्स वाली कंपनियां अच्छा कर रही है। आपने हिंदुस्तान फूड्स देखा होगा, DFM फूड्स देखा होगा, ब्रांड भी होती है और साथ में कुछ और भी करते हैं। सो ओवरऑल दे डू वेरी वेल। सो आई फील कि अंबर एंटरप्राइजेस इज अ गुड बाय ऑन डिक्लाइन स्टॉक। और अगेन यहाँ पे मैं फंडामेंटली भी मुझे कंफर्ट ज्यादा आता है। डिक्सन इज अगेन गुड होल्ड, मतलब जिन्होंने ले रखा है वो अगेन, बट मैं उस पे मेरी रिसर्च बहुत तगड़ी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसको। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइडेंट ये एक और स्टॉक है, जरा बंसल जी इसके चार्ट देखिए। प्रोमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं इस स्टॉक में और 17 तारीख को भी 11 लाख शेयर प्रोमोटर्स ने और खरीदे हैं। आपका इरादा है खरीदने का इसे? देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान इसका अच्छा है, नीचे में अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है। जिसने ले रखा है अनिल जी उसको क्लियरली होल्ड करने की राय है। मेरा इरादा बनेगा जब 7 रुपए के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी, 7 रुपए के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग एक बड़े मोमेंटम का संकेत होगा। और एक बार 7 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब 8 रुपए 20 पैसे टारगेट होगा। तो मोमेंटम के नजरिए से 15 पैसे वेट करना बेहतर होगा। अच्छा, इसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपये है। वैसे 1 रुपये की फेस वैल्यू करने के बाद 7 रुपये हो गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद 70-80 रुपये चलता होगा। एनीवे, तो चलिए ये है ट्राइडेंट पर आए।